अब हम लोग का अगला टॉपिक जो था वो अधिकरण है। अधिकरण क्या होता है? तो ये जो है न्यायालय से मिलते जुलते कार्य करते हैं। न्यायालयों से मिलते जुलते निकाय हैं और ये न्यायिक निर्णय करते हैं। ठीक है, ये जो है न्याय निर्णयन करते हैं। एडजुडिक्शन करते हैं। न्याय निर्णयन क्या होता है? तो यह वैधानिक प्रक्रिया है। वह वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ आर्बिटर विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर तय करता है कि उनके अधिकार क्या हैं और उनका दायित्व क्या है। अधिकार या उत्तरदायित्व क्या है। इसे जो है न्याय निर्णयन कहते हैं। और ये विवाद जो है दो पक्ष में भी हो सकता है, दो पक्षों में हो सकता है, प्राइवेट पक्ष में। ठीक है, या फिर ये विवाद जो है एक प्राइवेट पक्ष और एक जो है सरकारी पक्ष संस्थाओं के बीच या फिर सरकारी संस्थाओं के बीच, एक से अधिक भी हो सकता है। या फिर सरकारी कर्मचारी एक तरफ हो सकता है या कर्मचारियों, और दूसरी तरफ जो है सरकारी संस्था हो सकती है। ये होता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि सामान्यतः अधिकरण किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों तथा अर्ध न्यायिक विवादों अर्ध न्यायिक यानी कि अर्ध क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट्स का समाधान के लिए बनाया जाता है। समाधान के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः अधिकरण किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों तथा अर्ध न्यायिक विवादों का समाधान के लिए बनाए जाते हैं। सेंटेंस ठीक रहेगा। और इसके पास जो है सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं। ठीक है, और इनके पास जो है सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि जितना भी न्यायालय है, ठीक है, सारे न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास जो है अधिकरणों से प्राप्त होने वाले सारे शक्तियां जो है इनमें निहित होती है। अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियां हैं, लेकिन सभी अधिकरण जो है वो न्यायालय नहीं होता होती, किंतु सभी अधिकरण न्यायालय
नहीं होते। ये चीजें बस ये न्यायालय के नजदीक हो सकता है, ठीक है। और इसकी नजदीकी कितनी होगी ये भी उस अधिनियम से तय तय होता है जिस अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो मूल संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, जैसा कि हम लोग जानते हैं मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं। और सरकार को जो है 1950 के बाद समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ने लगी, ठीक है। तो इसलिए आगे जाकर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिनियम, और ये अधिनियम कब का था? 1976 का, ठीक है। इसके द्वारा जो है संविधान में एक भाग जोड़ा गया, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और वो भाग था 14 का जोड़ा गया। और इसमें दो अनुच्छेद रखे गए, एक अनुच्छेद था 323 का और दूसरा था अनुच्छेद 323 का। ये दो अनुच्छेद रखे गए और इस भाग का नाम जो है वो अधिकरण रखा गया, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, इसका नाम रखा गया। जैसे कि अनुच्छेद 323 का है तो इसका संबंध जो है वो प्रशासनिक अधिकरणों से है, अधिकरणों से यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से इसका संबंध है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 323 का है इसका संबंध जो है अन्य विषयों से, अधिकरणों से, ये है। और रोचक बातें ये हो गया कि जब आगे जाके जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, तो इन्होंने जो है 43वें संविधान संशोधन लाया और 44वें संशोधन लाया था, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है वे सारे उपबंध हटा दिए गए थे जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। और जनता पार्टी जो है ये अधिकरण को भी हटाना चाहती थी, अधिकरणों को भी हटाना चाहती थी, ठीक है। लेकिन जो है इस मुद्दा पर जो है संसद में बहुमत नहीं मिला, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं, ठीक है। इसलिए इसको हटा नहीं सकी, इसलिए हटा नहीं सके, ठीक है। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं 323 का यानी कि प्रशासनिक अधिकरण से। प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि जो अनुच्छेद 323 का है ये संसद को अधिकार देती है अधिकार देता है कि
वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों सरकारी निगमों गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि के संबंध में उठने वाले विवादों यानी डिस्प्यूट्स व शिकायतों यानी कंप्लेंट्स के न्याय निर्णयन एडजुडिक्शन या विचारण यानी ट्रायल विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगी। ये इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 323 के क में संसद को अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्त आदि के संबंध में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णयन या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगी। और इसके अलावा जो है अनुच्छेद 323 में जो है कुछ और बातें भी स्पष्ट किया गया इसके का वाले पार्ट में, ठीक है। कुछ और बातें हैं स्पष्ट किया गया है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण तथा प्रत्येक राज्य के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जा सकेगी। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जा सकेगी, ये कहा गया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट जो है इसमें एक बात और कही गई है कि संसद प्रत्येक अधिकरण की अधिकारिता यानी कि उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा, अधिकारिता निश्चित कर सकेगी, ठीक है। और इसमें जो है संसद इसके अवमानना के लिए दंड भी निश्चित कर सकेगा, ठीक है, या अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति के लिए दंड देने की शक्ति भी इसमें शामिल है, ठीक। ये है। तीसरी चीज है अधिकरणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। तो अधिकरणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें साक्ष्य यानी एविडेंस के नियम भी शामिल है, ठीक है। यह भी संसद द्वारा किया जाएगा। इसका भी जो 1
संसद द्वारा किया जा सकेगा। ये चीजें, इसके अलावा एक अनुच्छेद की भी चर्चा की गई है जिसमें विशेष अपील याचिका के अधिकारिता की बातें की गई, जैसे कि संसद जो है वो अनुच्छेद 136 है। संसद जो है प्रशासनिक अधिकरण को सौंपे गए मामलों के संबंध में अनुच्छेद 136 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त विशेष अपील याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अपील याचिका की अधिकारिता के अलावा सभी न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित कर सकेगी। ये इसको विशेष शक्ति दिया गया है, एक्सक्लूड कर सकेगी। ठीक है, और इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि यदि संसद चाहे तो प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय से छीन सकेगी। ठीक है, मतलब यदि संसद चाहे तो प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय से छीन सकेगी, उसे छीन सकता है। अगली चीजें है कि जो मामले पहले से ही न्यायालय में चल रही है, ठीक है, पहले से ही न्यायालयों में चल रहे हैं, उन्हें भी प्रशासनिक अधिकरणों को सौंपा जा सकता है या प्रशासनिक अधिकरणों को सौंपने की व्यवस्था की जा सकेगी। ये ठीक है, और संसद को जो ये शक्ति दी गई ना, संसद ने तो मतलब जो अनुच्छेद 323 में संसद को शक्ति दी गई है, ठीक है, इसी का संसद तो प्रयोग किया, ठीक है, और इसी का प्रयोग करके जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम है वो पारित किया। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, और ये अधिनियम था 1985 का, ये पारित किया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 ये पारित किया। ठीक है, और इसमें प्रावधान क्या क्या है? तो ये अधिनियम जो है केंद्र सरकार को एक केंद्रीय अधिकरण, ठीक है, और विभिन्न राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के गठन का अधिकार देता है। अधिकरणों के गठन का अधिकार देता है ये अधिनियम। ठीक, और इसी अधिनियम की शक्ति से, ठीक है, शक्ति से जो है भारत सरकार ने उन्नीस में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया। प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में किया। ठीक है, यानी कि जिसको सेट कहा जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका गठन किया था। और कुछ राज्य जो है वो भी मांग कर रहे थे, ठीक है, कुछ राज्यों के विशेष मांग पर, कुछ राज्यों के विशेष मांग पर जो है राज्य के लोक सेवकों के विवाद को निपटाने के लिए जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरणों का भी गठन किया, यानी इसको सेट कहा जाता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है, ठीक है। ये था हमारा अधिकरण। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग जो है अलग अलग, जैसे कि आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल किसे कहते हैं, बाल किशोर न्यायालय किसे कहा जाता है, परिवार न्यायालय किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को लेते हैं। तो इसका एक लेते हैं, जैसे इसको विशेष उद्देश्य न्यायालय कहा जाता है, विशेष उद्देश्य न्यायालय, ठीक है, स्पेशल पर्पस कोर्ट। हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। तो भारत में जैसे जो है अलग अलग प्रकार के अधिनियमकरण काम करते हैं, वैसे ही है जो विशेष उद्देश्य न्यायालय भी जो है वो भी कार्य करता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है जो विशेष उद्देश्य न्यायालय होता है, इसका तात्पर्य क्या है कि यह उन न्यायालयों, ठीक है, उन न्यायालयों या अर्ध न्यायिक संस्थाओं, यानी क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस से है जो किसी विषय विशेष से जुड़े मुकदमों पर विचारण के लिए स्थापित की जाती है, ठीक है। और ऐसे न्यायालय के गठन का कोई विशेष कारण होता है, ठीक है, गठन का विशेष कारण होता है, ठीक है। जैसे कि न्याय, एग्जाम्पल के लिए कर ले तो न्याय के गति को बढ़ाना, ये भी कारण हो सकता है, न्याय की गति बढ़ाना, ठीक है। न्याय प्रक्रिया में निजता, ठीक है, इसके लिए भी गठित किया जाता है, ठीक है, यानी प्राइवेसी बनाए रखना, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि विशेषज्ञों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ना, ठीक। और जिन न्यायालय को जो है इस वर्ग में रखा जाता है उसमें जो है आ जाता है हमारा बाल व किशोर न्यायालय। और हम लोग इन्हीं न्यायालयों पर जो है चर्चा करेंगे, इसको नंबर कर देते हैं, बाल और किशोर न्यायालय, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं एक परिवार न्यायालय, ठीक है, ये सब विशेष उद्देश्य के लिए गठित होती है। इसी तरह जो है उपभोक्ता अदालत हो गया, ठीक है। इसी तरह सेना न्यायालय हो गया, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, ठीक। इसी तरह हरित पीठें होंगी, ठीक है, हरित अधिकरण हो गया, ये सारे। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले बाल व किशोर न्यायालय से। बाल व किशोर न्यायालय, ठीक, चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट, ठीक। जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है, तो ये जो है विशेष स्थितियों, ठीक है, और जो है मनोवैज्ञानिक जरूरतों के लिए गठित किया जाता है,
तो को देखते हुए इसका गठन है। इसका गठन जो है बाल अधिनियम 1960 के तहत किया गया। ठीक है, के तहत गठित हुआ है। और जैसे कि बाल अधिनियम यानी कि चिल्ड्रेन एक्ट 1960 है, तो इसके प्रावधानों में को व्यापकता देते हुए संसद जो है 1986 में किशोर न्यायालय अधिनियम पारित किया। किशोर न्याय अधिनियम पारित किया, यानी कि जुबिनाइल जस्टिस एक्ट, ये 1986 में पारित किया। ठीक है, इसके बाद वापस संसद जो है सिविल अधिकार सम्मेलन, ठीक है, सिविल अधिकार सम्मेलन यानी कि सिविल राइट्स कन्वेंशन, ठीक है, इसको स्वीकार किया और इसमें कई सारे सिद्धांत थे। ठीक है, स्वीकार किया। ये जो सम्मेलन था इसमें कई सारे सिद्धांत थे और इस सिद्धांतों से जो है 2000 में जो है, ठीक है, 2000 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम को निरसित कर दिया। ठीक है, यानी किस अधिनियम को? बाल अधिनियम को। ठीक है, ये वाला किशोर न्याय अधिनियम को, इसको निरसित कर दिया। ठीक है, और फिर जब निरसित किया तो इसके जगह पे हमें कोई चाहिए था, तो उसके बाद जो है किशोर न्याय, ठीक है, बच्चों का ध्यान और संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 2000, ठीक है, ये पारित किया, यानी कि द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2000, ठीक है, ये पारित किया। और इसमें जो है 2006 में संशोधन हुआ और 2010 में भी संशोधन हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो है ये काफी व्यापक हो गया है इस संशोधन के बाद। ठीक है, और वर्तमान में यही चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? ठीक, इसके अंदर प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले या एकाधिक जिलों के लिए एक किशोर न्याय बोर्ड, जिसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं, गठित कर सकेगी। इसमें प्रावधान था। ठीक है, और ये बोर्ड में जो है 3 सदस्यों की पीठ होगी और इसकी अध्यक्षता जो है, ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करेंगे। और हमने प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को देखा था पीछे, मजिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, और ये जो मजिस्ट्रेट होगा इसके पास जो है बाल मनोविज्ञान, ठीक है, या बाल कल्याण, इसका विशेष ज्ञान होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है,
इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक? ये तो एक सदस्य हो गया यानी अध्यक्ष हो गया, और बाकी 2 सदस्य जो है इसमें से बाकी 2 सदस्य, ठीक है, ये सामाजिक कार्यकर्ता होनी चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता, और इनको जो है कम से कम 7 वर्षों से बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण की गतिविधि से ये जुड़े होना चाहिए। ठीक है, और इन 2 सदस्यों में से कम एक महिला भी होनी चाहिए, कम से कम एक महिला। ठीक है, और ये निर्णय जो देगा ये बहुमत की राय के अनुसार निर्णय देगा। ठीक है, ये था। इसका दूसरा प्रावधान है कि 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों, किशोरों के कृत्यों का परीक्षण किशोर न्याय बोर्ड यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रायः हर मामले में, ठीक है, जमानत दी जाएगी, ये प्रावधान है। और जमानत से तभी इनकार किया जाता है, ठीक है, जब यह खतरा हो कि बच्चा या किशोर जो है छोड़े जाने पर ऐसे लोगों को संपर्क में आ सकता है जो उसको शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, शारीरिक या मानसिक नुकसान, मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, तब यह जमानत नहीं दिया जा सकता। ये चीज है। ये तो 18 वर्ष तक की आयु का हो गया। अगर 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम उम्र के अभियुक्त की गिरफ्तारी होते ही उसे पुलिस की विशेष किशोर शाखा यानी कि स्पेशल जुवेनाइल यूनिट के निरीक्षण में भेजा जाना अनिवार्य। ठीक है, और ये जो शाखा होती है इसमें ऐसे पुलिसकर्मी नियुक्त होते हैं, पुलिस कर्मी नियुक्त होते हैं जिनको जो है बाल मनोविज्ञान इन सब का जो है ट्रेनिंग दिया गया रहता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे नियुक्त रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें प्रावधान है कि प्रायः जो है किशोरों को अपराध सिद्ध होने पर भी दंड नहीं दिया जाता है, अपराध सिद्ध होने पर भी दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनको माफी देकर छोड़ दिया जाता है। या फिर जो है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों तक जो है उनको विशेष गृहों में रखा जाता है। ठीक है, यानी स्पेशल होम्स में रखा जाता है। ठीक है, ताकि उनके पुनर्वास की प्रक्रिया सहज हो, यानी कि वापस आने पर वो घुल मिल सके। ठीक है,
इसके अलावा जो है जैसे कि स्पेशल गिरी हुआ ना, तो कभी कभी उनको अनिवार्य सामुदायिक सेवा में भी रखा जाता है। अनिवार्य सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाता है, करने का आदेश। जैसे कि अभी हाल में ही जो है ऐसा किया गया था, कंपल्सरी कम्युनिटी सर्विस, जिसका आदेश दिया जाता है, ये चीजें। और अगर मान लेते हैं कि अपराध अत्यधिक गंभीर किस्म का है, अपराध जो है अत्यंत गंभीर किस्म का है, वो तो उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक विशेष गृह में रखा जाता है, वही स्पेशल होम। और अगर मान लेते हैं इसी विशेष का आचरण अच्छा हो जाए, ठीक है, आचरण अच्छा रहता है तो उसे बीच में भी छोड़ दिया जाता है। मुक्त किया जा सकता है, ये चीजें। हमारा 5वां नंबर हो जाएगा, जो किशोर न्याय बोर्ड होती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, इसकी समस्त कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है। जैसे कि एक संशोधन जो 2006 में हुआ था, हमने ऊपर में चर्चा किया था कि 2006 में संशोधन हुआ, इसमें जो है स्पष्ट कर दिया गया था, ठीक है, कि किशोर से संबंधित कोई भी सूचना, ठीक है, सूचना में जैसे कि नाम हो सकता है, पता हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, इन सब का नाम जो है, नाम आदि जो है प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है, प्रकाशित करना दंडनीय अपराध होगा। और इसके लिए जो है दंड में जो है 25,000 रुपए का प्रावधान, ठीक है। तो अगला हमारा है कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने संरक्षण यानी माता पिता संरक्षण में किसी बच्चे या किशोर के साथ क्रूरता या शोषण करता है तो उसे 6 महीनों तक का कारावास दिया जा सकता है। ये चीज है। और इसमें ना एक चीज और जोड़ा गया था, वो था भीख मांगने वाला, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को भीख मांगने को मजबूर करता है या उसे नौकरी पर रखकर उसका शोषण करता है या उसे नशीले पदार्थ, ठीक है, देता है तो उसे 3 साल तक की कैद की जा सकती है। ये चीजें।
अब जो है कि मान लेते हैं अगर किशोर न्याय बोर्ड जो है वो निर्णय दे चुका है तो उसके निर्णय के खिलाफ कहाँ जाया जा सकता है, तो किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ हमने देखा था जो हमारा उच्च न्यायालय से नीचे वाला था, यानी कि जिला के सत्र न्यायालय, ठीक है, सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है। और अब मान लेते कि अगर ये निर्णय दे दिया सत्र न्यायालय तो इस निर्णय के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालय में। इसके अलावा जो अनुच्छेद 136 है, ठीक है, इसमें प्रावधान है कि इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति की अपील की जा सकती है, विशेष अनुमति की अपील, स्पेशल लीव अपील, ठीक है, तो की जा सकती है, ठीक है। ये प्रावधान जो है बच्चों और किशोरों के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये था बाल एवं किशोर न्यायालय। अब हम लोग अगला चलते लेते हैं परिवार न्यायालय को। फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। 1984 में जो है संसद ने परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया, यानी द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 ये पारित किया, और इसके आधार पर जो है विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालय बनाए गए, ठीक है। और इस अधिनियम में व्यवस्था किया गया था, ठीक है, व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य सरकार, ठीक है, उच्च न्यायालय से सलाह करके 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर में परिवार न्यायालय का गठन करेंगे, ठीक है, ये कहा गया था। इसके अलावा जो है परिवार न्यायालय में कौन कौन से मामले आएंगे, तो परिवार न्यायालय में जो है विवाह को शून्य घोषित करना, यानी कि न्यूलिटी ऑफ मैरिज ये घोषित करना हो गया। इसके अलावा जो है कानूनी अलगाव हो गया, ठीक है, यानी लीगल सेपरेशन, ये मामले लाए जा सकते हैं। तलाक लाया जा सकता है, डिवोर्स ये लाया जा सकता है। पति पत्नी से संबंधित मामले लाए जा सकते हैं, संपत्ति संबंधी मामले लाए जा सकते हैं, ठीक है। नाबालिग बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामले लाए जा सकते हैं। नाबालिग होता है ना,
नाबालिग बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामले लाए जा सकते हैं, गुजारे भत्ते से जुड़े मामले लाए जा सकते हैं, एलिमनी, ठीक है, ये सारे मामले जो है लाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो परिवार न्यायालय है इसको जो है सिविल न्यायालय की आधिकारिकता दी गई, सिविल न्यायालय की आधिकारिकता दी जाती है। और ये सिविल मामले में जो है जिला न्यायालय या अन्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हो जाता है, यानी उसके बराबर हो जाता है, समकक्ष हो सकती है। और ये जो बात करती है, ठीक है, तो उसमें से अगर कोई पक्ष चाहता है कि वो बंद कमरे में सुनवाई हो तो वो भी कर सकता है, ठीक है। अगर कोई वाद है और दोनों पक्षकारों में से कोई भी चाहे तो मामले की सुनवाई जो है, सुनवाई बंद कमरे, ठीक है, बंद कमरे यानी कि इन कैमरा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष जो है स्वयं अपना वाद रखता है, फिल्म वगैरह में आपने देखा दोनों पक्ष जो है स्वयं अपना वाद रखता है। जरूरत पड़ने पे वकील आती है, जरूरत पड़ने पर अदालत जो है वो वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहती है। मौका दे सकते, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपसी समझौते से निर्णय नहीं हो पाया, निर्णय नहीं हो पाया तो उसकी अपील जो है किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ठीक है। नहीं, अगर आपसी समझौते से निर्णय हो गया तो उसकी अपील जो है किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। आपसी समझौते से निर्णय हो गया हो तो उसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ठीक। और अगर न्यायालय ने यानी कि फैमिली कोर्ट ने निर्णय दिया है, निर्णय दिया फैमिली कोर्ट ने, तो इसके विरुद्ध में अपील जो है वो उच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक। तो ये था हमारा फैमिली कोर्ट। अब हम आगे लेते हैं सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट्स एंड कोर्ट मार्शल, ठीक है। कोर्ट मार्शल जो है उन अदालत को कहते हैं ये अदालत का नाम है जो सैनिकों के अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है, ठीक है।
और इसमें जो न्यायाधीश हैं ये सेना के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। युक्ति, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है ये न्यायालय बनाने का? तो इसका उद्देश्य है कि सेना को बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त रखा जाए। मुक्त रखा जाए और उसमें अनुशासन सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। भारत में भी कोर्ट मार्शल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। भारत में भी कोर्ट मार्शल की व्यवस्था है, ठीक है। इसमें नोट करने वाली ये है कि सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामले को छोड़कर सैनिकों के सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा ही की जाती, ठीक, ये चीज। और अगर मान लो कि कोई सैनिक जो है कोई आपराधिक कृत्य करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो गया, तो पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करके फिर उसको सेना को सौंप देती है, ठीक है। और अपराध पर विचारण जो है वो सेना न्यायालय करता है, ठीक है। और ये व्यवस्था जो है वो सेना अधिनियम 1950 यानी कि आर्मी एक्ट, सेना आर्मी एक्ट 1950, ठीक है। इसके अलावा जो वायुसेना है उसमें भी 1950 का ही अधिनियम है, वायुसेना अधिनियम 1950 यानी एयर फोर्स एक्ट 1950, ठीक है। इसके अलावा नौसेना के लिए भी अधिनियम है, लेकिन इसका ईयर अलग है। नौसेना अधिनियम 1957 है, 1957। नेवी एक्ट 1957, ठीक है। ये इसके तहत कार्य करती है, न्यायालय इसके तहत कार्य करती है, ठीक है। एक चीज और है कि जो कोर्ट मार्शल निर्णय देती है इसका पुनर्विलोकन जो है प्रायः सेना द्वारा ही किया जाता है, सेना द्वारा स्थापित व्यवस्था के तहत होता है, ठीक है। और इसके अपील के लिए जो है सामान्यतः 2 विकल्प मिलता है, ठीक है। 2 विकल्प मिलता है। पहला जो है जैसे कि अनुच्छेद 336 का ख पाठ है संविधान में, ठीक है। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति की अपीलें यानी स्पेशल लीव अपील्स कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध नहीं सुनी जा सकती, नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है। इसी तरह एक और अनुच्छेद है वो है 227, ठीक है। इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालयों को भी
कोर्ट मार्शल के निर्णयों पर अपील की अधिकारिता नहीं प्राप्त है। अपील की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये तो रास्ता रोक रहा है। ठीक है, ये दोनों, तो इसके लिए अब रास्ता कौन सा है, तो रास्ता हमारा निकलेगा, ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद जो है 226 के तहत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के तहत कौन, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जा सकेगी। ठीक है, और आपने रीट में देखा था कि कोई अधिकारी जो अपने अधिकारिता से बाहर जाके काम करता है तो उसके लिए ये रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या है कि अनुच्छेद 136 तथा 227 जो ऊपर है 227 के अधीन तो उच्चतर न्यायालय उच्चतर न्यायालयों को कोर्ट मार्शल की अपीलें सुनने से तो रोका गया है, अपीलें सुनने से रोका गया है, पर अनुच्छेद 32, ठीक है, तथा 226 पे कोई सीमाएं नहीं है, में ऐसी कोई सीमा आरोपित नहीं की गई। ये ठीक है, और हाल में ही जो है केंद्र सरकार ने जो है सेना न्यायालय के निर्णय के अपील पर जो है एक अधिकरण गठित किया, केंद्र सरकार गठित किया है। ठीक है, और उस अधिकरण का नाम है सशस्त्र सेना अधिकरण। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये गठन किया और इसका जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है, प्रधान पीठ दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा 8 अन्य पीठे भी है, इसकी अन्य पीठे हैं और वे देश के विभिन्न भाग में ठीक है, ये था हमारा सेना न्यायालय। ठीक है, ठीक, अब जो है न्यायपालिका में बहुत सारे नवाचार किए गए हैं, क्योंकि न्यायपालिका के पास जो है कार्य का अत्यधिक बोझ होता है और अदालत में जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है मुकदमे लंबित करे रहते हैं, तो हम लोग वो देखते हैं। यानी कि हम लोगों का जो है चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया। इसमें हम लोग जो है एक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम देखेंगे जो कि 1996 का है, और हम लोग जो है फास्ट ट्रैक न्यायालय देखेंगे जो नवाचार में ही है, ग्राम न्यायालय देखेंगे, मोबाइल अदालत देखेंगे, आभासी अदालत जो है वो देखेंगे, विधिक सहायता क्लिनिक जो होता है लीगल एड क्लिनिक, ठीक है, वो देखेंगे, और फिर जो एक जो दलील सौदेबाजी होती है वो देखेंगे और फिर खत्म हो जाएगा ये। वो देख रहे हैं न्यायपालिका में नवाचार। ठीक है, इनोवेशंस इन जुडिशरी। ठीक है, और न्यायपालिका के पास जो है कार्य का अत्यधिक बोझ है। हम लोग जो है इसको अगले चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको आज यहीं तक रखते हैं।